हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3.0 के लिए अति आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैस्कुलिन ऑफ काउ फ्रॉम दी वर्ड्स गिवन बिलो। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? STALLION। तो देखिए, इसका मतलब होता है सांड। क्या होता है? सांड होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद देखिए STER। स्टीयर मतलब होता है बछड़ा। क्या होता है? बछड़ा। STER। उसके बाद देखिए ड्रैक, TRAKE। ड्रैक मतलब होता है नर बत्तख। क्या होता है? नर बत्तख। ठीक है, DRAKE। उसके बाद देखिए GANDER, जेंडर। GANDER मतलब होता है हंस। क्या होता है? हंस होता है। तो देखिए, काऊ का जो मैस्कुलिन होगा, ये हो जाएगा आपको, काऊ का मैस्कुलिन क्या होगा? STALLION। इसका मतलब होता है शांट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि आई गोट इट रॉन्ग, इट वॉज नॉट द रेड वन बट द ब्लू वन। कहता है विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन। कहता है चूज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। तो देखिए, दो का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा थर्ड ऑप्शन, यानी बट। तो देखिए, एंड बट एंड दाउ, ऑल दाउ, अनलेस, अनटिल, बिकॉज, इट इज दी कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बट, ठीक है, एंड, बट एंड दाउ, ठीक है, बट एंड दाउ, उसके बाद ऑल दाउ, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा अनलेस, ठीक है, अनटिल, ठीक है, बिकॉज, ये सब क्या है? ETC जो है कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर। कहता है ही इज़ नाइस बट आई नेवर नो वॉट ही इज टेकिंग, वॉट ही इज टॉकिंग। अब देखिए, कहता है कि फाइंड इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन बिलो। तो देखिए, 3 का जो राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, यानी अबाउट। तो देखिए, प्रीपोजिशन अबाउट यानी के बारे में का उपयोग किसी की बातचीत या चर्चा के विषय को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो इसका 3 ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट है कि विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ AMUSING। तो देखिए, ये जो है एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, और इसका अर्थ होता है विनोदी या मनोरंजक। क्या होता है? मनोरंजक। ठीक है, मनोरंजक या फिर विनोदी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा 3 ऑप्शन। क्या होगा? बोरिंग। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बोरिंग। ठीक है, क्या होगा? तो बोरिंग होगा, एंटोनिम। ठीक है, बोरिंग एडजेक्टिव है। बोरिंग क्या है? एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है नीरस। क्या होता है? नीरस। ठीक है, क्या होता है? नीरस होता है और रुचिकर होता है। ठीक है, नीरस और रुचिकर। ठीक है, तो देखिए, AMUSING ये एडजेक्टिव है। इसका होता है, अर्थ होता है मनोरंजक, यानी समथिंग डैट काउजेस वन टू लाफ और स्माइल। ठीक है, इसके अलावा इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, स्माइल, फनी, ह्यूमरस, ठीक है, लाफेबल। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा बोरिंग। ठीक है, क्या होगा? बोरिंग। बोरिंग मतलब होता है नीरस। ठीक है, यानी नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग, डल। ठीक है, उसके बाद टेडियस, ETC। अगर वाक्य में प्रयोग को देखें तो देखिए, इस प्रकार होगा कि ही इज़ अ वेरी AMUSING पर्सन, दी मूवी वॉज सो बोरिंग डैट आई फेल अस्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें, 5 है कि अ बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड और AN।
तो इसका राइट आंसर होगा 2 ऑप्शन, क्या होगा बकेट। तो देखिए 5 का जो देखिए 5 का जो राइट आंसर होगा 2 होगा ATHEIST, इसका मतलब होता है नास्तिक। क्या होता है? नास्तिक। ठीक है, ATHEIST, ठीक है, इसका मतलब होता है नास्तिक, यानी वन हु हैज़ नो बिलीफ इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, उसके बाद देखिए जनरली फ्लावर्स आर plucked and grouped together, which you hold together or tie together to put a vase or give as present. Therefore a bunch of flowers that someone has arranged in an attractive way is called bucket, BOUQUET। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 है कि बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर बिलोंग टू। तो 6 का होगा सेकंड, मैस्कुलिन जेंडर। तो देयर आर 4 जेंडर्स, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन, अब देखिए मैस्कुलिन जेंडर रेफर टू वर्ड्स फॉर अ मेल फिगर और मेल मेंबर ऑफ स्पाइसेस etc। जैसे देखिए मैन हो गया, बॉय, एक्टर, हॉर्स etc। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ह्यूमन। तो देखिए 7 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 3 ऑप्शन। क्या होगा? 3 ऑप्शन, काइंड। तो देखिए ह्यूमन जो है एडजेक्टिव है, ह्यूमन क्या है? तो ये जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है मानवीय। क्या होता है? मानवीय। ठीक है, मानवीय या मानवोचित, यानी हैविंग और स्विमिंग, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको काइंड। क्या होगा? काइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको काइंड। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हैव ट्रस्ट गॉड एंड डू द राइट, सप्लाई करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। तो 8 का राइट आंसर होगा फर्स्ट। क्या होगा? फर्स्ट। तो देखिए ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट की यदि बात करें तो ट्रस्ट नाउन है। क्या है? ट्रस्ट जो है नाउन है, इसका अर्थ होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास, यानी बिलीफ, फेथ। वाक्य में प्रयोग को देखें तो वी वर रॉन्ग टू पुट आवर ट्रस्ट इन हर। ठीक है, इन हर, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा? इन होगा। ठीक है, तो हैव ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। नेक्स्ट, अब देखिए 9 से 11 तक का नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का जो है उत्तर दें। तो चलिए पढ़ते हैं। कहता हुआ जो है माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कैनेडी भी अन्य अफसरों की तरह से शरदकालीन लंबे दौरे पर विविध पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण हेतु बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था। भारत की कष्टदायक गर्मियों के बाद इन दिनों की ताजगी आनंदवर्धक होती थी, परंतु कर्तव्य की कभी अवहेलना नहीं होती थी, क्योंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों और गतिविधियों के निरीक्षण के अतिरिक्त जो है सुपरिटेंडेंट के से अपेक्षा की जाती थी कि वह पूरे ज़िले की स्थिति की वाकफियत हासिल करे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पनपने वाले क्राइम की। ठीक है, उसको इस दौरे के मध्य शिकार के उत्तम अवसर मिला करते थे। येल्लोपुर में चूँकि कुछ अच्छे जंगल थे, अतः कैनेडी यहाँ बेहतर शिकार की आशा में आया था। अब देखिए क्वेश्चन है कि सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगा करते थे? तो 9 होगा 2, पिकनिक के समान होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 है कि इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी शरदकालीन दौरे का मज़ा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
11 है कि इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है गंवाना। क्या है? गंवाना। ठीक है, हासिल शब्द का पर्यायवाची जो है प्राप्त, लब्ध, उपलब्धि है, जबकि गंवाना इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। कहता मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? तो 12 का होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावादी कवियत्री थी। इनकी कविताओं में रहस्यात्मकता पाई जाती है। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा की है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। 13 है कि स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? 13 का होगा तीसरा संक्रामक। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए उपयुक्त शब्द है संक्रामक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो राइट आंसर होगा क्या होगा? प्रकट। अब देखिए यहाँ देखेंगे तद्भव, क्या देखेंगे? तद्भव और तत्सम। तत्सम, ठीक है, तद्भव तत्सम। जैसे देखिए पक्ष, पक्ष तत्सम है, इसका तद्भव होगा पंख। ठीक है, पंख, पंख का तत्सम पक्ष। ठीक है, पक्ष का तद्भव पंख। उसके बाद देखिए पाषाण, पाषाण जो है तत्सम है, तद्भव होगा पत्थर। ठीक है, क्या होगा? पत्थर। नेक्स्ट देखिए पक्षी, पक्षी तत्सम और तद्भव होगा पंछी। क्या होगा? पंछी। ठीक है, क्या होगा? पंछी होगा। इस तरह से छौदीर्घिकार होगा। ठीक है, प्रकट, प्रकट जो है क्या? प्रकट है तत्सम और तद्भव होगा प्रगट, प्रगट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मिश्र वाक्य होगा आपको, मिश्र वाक्य होगा तीसरा, यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। ठीक है, तो देखिए मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एकाधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। उदाहरण, यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। ठीक, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, यानी अंत बिगाड़ना। तो देखिए अंत बिगाड़ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अंत बिगाड़ना का अर्थ होता है परिणाम खराब करना। ठीक है, अंत बिगाड़ना अर्थ होता है परिणाम खराब करना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग देखिए, अच्छा भला व्यापार चल रहा था लेकिन रमेश की एक करतूत ने अंत बिगाड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि वह रोज़ देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तो 17 का होगा 3 सामान्य वर्तमान, यानी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है शब्द आते हैं वे सामान्य वर्तमान के उदाहरण हैं। वह रोज़ देर से उठता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो 18 का होगा फर्स्ट सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, जैसे क्रिकेट खेलना। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है, अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 19 का जो है 4 ऑप्शन देखिए, अलंकार के संदर्भ में तो क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए जिन वाक्य यह सकर्मक क्रिया के क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अलंकार के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं, जिसे तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लटानुप्रास कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको संश्लिष्ट पदों में जो है अनेक अर्थों का कथन संश्लेष अलंकार होता है। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन की आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपको राइट आंसर क्या होगा?
तो संश्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन जो है संश्लेष अलंकार है, और भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लटानुप्रास कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन, ये नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो 20 का राइट आंसर होगा 3, व्याख्या जो है स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो तीसरा, वाला। तो देखिए, जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चले उसे कर्तवाच्य कृत्य प्रत्यय कहते हैं। जैसे वाला प्रत्यय से बने शब्द पढ़ने वाला, गाड़ी वाला, लिखने वाला, रखवाला। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि अंकुश न मानना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अंकुश न मानना, मुहावरे का अर्थ है न डरना। अंकुश न मानना, मुहावरे का अर्थ है न डरना। आजकल के बच्चे बड़ों का अंकुश नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो 23 का होगा फर्स्ट, क्या है? सर्वोपरि में गुण संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा सर्व प्लस ऊपरी। क्या होगा? सर्व प्लस ऊपरी, सर्वोपरि। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। 24 में देखिए अल्प विराम चिन्ह, तो 24 का होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो क्या होगा? तीसरा ऑप्शन। तो अर्ध विराम, देखिए अर्ध विराम इस तरह से होता है। ठीक है, अर्ध विराम। उसके बाद देखिए उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह जो होता है ये इस तरह से होता है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह। उसके बाद देखिए अल्प विराम जो होता है, अल्प विराम होता है आपको इस तरह से। ठीक है, और लाघव चिन्ह जो होता है, लाघव चिन्ह ये होता है आपको इस तरह से, लाघव चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। देखिए, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो 25 का होगा 2, निषेधवाचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य को न करने का आदेश मिल रहा है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे न, नहीं, मत, मना। उदाहरण, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। ठीक है, तो निषेधवाचक वाक्य। तो कहता है यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह निषेधवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो देखिए 26 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको 26 का होगा फर्स्ट, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है किंतु समस्त पद कोई तीसरा अर्थ देता है, जैसे गजानन अर्थात गणेश। क्वेश्चन नंबर 27, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 27 का होगा 3, समिति। सही वर्तनी वाला शब्द है समिति, दंत स महर्षि का तहर्षि का। क्वेश्चन नंबर 28, कहता है यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। कारक का चिन्ह है काके, की, रारे, री, नाने, नी। उदाहरण, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 29 है कि इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 29 का होगा 3, सोचना। आलोचना का पर्यायवाची है समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ताचीनी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो 30 का होगा 3 ऑप्शन, क्या होगा? झ। तो देखिए तालव्य घोष वर्ण जो है ज, तालव्य घोष जो है ज, झ,
यह, ठीक है, तालव्य घोष वर्ण है ज झ य, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि आई डोंट गो नियर don't go near the take the guard warned the children. Which of the following option is correct indirect speech? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? तो थर्ड होगा, यानी द गार्ड वांट द चिल्ड्रेन नोट टू गो नियर द टेक, ठीक है। तो देखिए प्रश्न का सही इनडायरेक्ट स्पीच जो है होगा ये द गार्ड वांट द चिल्ड्रेन नोट टू गो नियर द लेक, सॉरी यहाँ पे है लेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे हो जाएगा आपको, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड है कि मीरा wrote this novel. Select the correct option from the following sentences which cannot be written in place of this sentence. तो सेकंड का राइट आंसर होगा दूसरा, यानी दिस नोवेल वॉज रिटेन बाय मीरा, ठीक है। तो देखिए वाक्य जो है सिंपल पास्ट टेंस की है, तो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा आपको एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस की एक्टिव और पैसिव वॉइस की संरचना जो होगा, देखिए यदि एक्टिव वॉइस जो है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो, ठीक है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहता है, तो पैसिव वॉइस होता है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V3, उसके बाद बाई सब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है ही सेड टू हर हैज़ योर ब्रदर इन्वाइटेड यू। कहता है दिस सेंटेंस कैन आल्सो बी रिटेन एज फॉलो। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी ही आस्क्ड हर, क्या होगा? तो ही सेड टू को बदल जाएंगे, सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, तो होगा ही आस्क्ड हर इफ़ हर ब्रदर हैड इन्वाइटेड हर, ठीक है, इन्वाइटेड हर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो है ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, तो कंजंक्शन के रूप में इफ़ का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, अतः ही आस्क्ड हर इफ़ हर ब्रदर हैड इन्वाइटेड हर उपयुक्त विकल्प है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज डिलीजेंट। तो देखिए 4 का जो है डिलीजेंट क्या है? तो यह एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है, डिलीजेंट एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है उद्यमी। क्या होता है? उद्यमी परिश्रमी, ठीक है, उद्यमी परिश्रमी यानी हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, केयरफुल। तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो है तीसरा ऑप्शन यानी हार्ड वर्किंग, ठीक है, डिलीजेंट यानी दिल्ली का जेंट क्या होता है? हार्ड वर्किंग। तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो सोहन इज अ डिलीजेंट वर्कर, ठीक है। अनहैप्पी, अब देखिए यहाँ पे जो विकल्प में था अनहैप्पी जो है एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है दुखी, ठीक है। FOOL फुल नाउन है, इसका मतलब होता है मूर्ख। लेजी एडजेक्टिव है, आलसी। नेक्स्ट 5 देखिए, 5 है कि विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ जेन्युइन। तो देखिए यहाँ पे 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये तीसरा ऑप्शन होगा, आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका अर्थ होता है नकली। क्या होता है? नकली, कृत्रिम, फेक, बोगस, ठीक है, इमिटेशन। और देखिए जेन्युइन जो है ये भी एडजेक्टिव है, जेन्युइन भी एडजेक्टिव है, ठीक है, जेन्युइन एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है वास्तविक, असली, ठीक है, ट्रूली, ठीक है,
वास्तविक, असली, प्योर हो जाएगा, ओरिजिनल होगा, ठीक है, और ऑनेस्ट होगा, रियल होगा, ऑथेंटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि डाउटर इज फॉर सन डॉट डॉट इज फॉर अंकल। तो देखिए 6 का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ जो है जेंडर संबंध स्पष्ट है कि फेमनिन ऑफ अंकल इज आंट, ठीक है, एज डाउटर इज फेमनिन ऑफ सन। तो डाउटर इज फॉर सन, तो यहाँ पे क्या होगा? आंट इज फॉर अंकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। तो 7 का राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, एपिडेमिक। तो देखिए एपिडेमिक का होता है शैक्षिक यानी रिलेटिव, यानी क्या होता है? रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप, ठीक है। तो एपिडेमिक, देखिए यहाँ पे जो एपिडेमिक का अर्थ होता है महामारी। क्या होता है? महामारी, यानी अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी और रीजन, ठीक है। और देखिए इंडेमिक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्थानिक, ठीक है। और पेंडेमिक का अर्थ होता है आपको सर्वोपरि महामारी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नो बडी डॉट व्हेन ही विल लीव द हाउस, सप्लाई करेक्ट टेंस। देखिए तो ये 8 का राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। क्या होगा? दूसरा। तो देखिए यहाँ जो है प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा। नो बडी नोज व्हेन ही विल लीव दी हाउस, ठीक है। नो बडी प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है। नो पर्सन, नो वन। 9 अब 9 से 11 तक का ध्यान से देखिए। कहता है कि कवि को काल दृष्टा का युग दृष्टा कहा जाता है। आज 21वीं सदी के पूर्वार्ध में भी हम जाति पाति वर्ग भेद से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। उसी की शैली कुचली रुग्ण हो चुकी परंपरा के पोषण बने हुए हैं, ठीक है। इन सबों के खतरों से महाकवि कबीर भली भांति परिचित थे और मानते थे कि ये वही बुराइयां हैं जो समाज को दीमक की तरह खोखला करने को आतुर है, ठीक है। और संकट को पहचानते हुए वह एक रास्ता सुझा रहे थे जिस पर चलकर हम मनुष्यता देखिए क्या है, हम मनुष्यता की उस जो है भावभूमि को प्राप्त करते हैं जहाँ पर जाति पाति छोटा बड़ा ऊंच नीच कर्मकांड सभी खत्म हो जाते हैं और इंसानियत ही बची रहती है। मात्र एक ही धर्म बचा रहता है, इंसानियत। मानवता की इसी समाज की कल्पना कबीर कर रहे थे। 9 देखिए 9 है कि आतुर का अर्थ है, आतुर का अर्थ है। तो 9 का होगा फर्स्ट। देखिए आतुर का अर्थ है उतावला, ठीक है। क्या है? उतावला। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गद्यांश में किस कवि का वर्णन है? 10 का होगा 3, कबीरदास। गद्यांश में किस कवि का वर्णन है? कबीरदास। नेक्स्ट, गद्यांश में जो प्रयुक्त धर्म का आशय है, गद्यांश में प्रयुक्त धर्म का आशय है कर्तव्य, ठीक है। तो गद्यांश में क्या है? प्रमुख धर्म का आशय कर्तव्य है। नेक्स्ट 12 देखिए। 12 है कि दिए गए शब्द युग का सही शब्द युग याद कीजिए। इंदूर। इंदूर। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, चंद्रमा चूहा, ठीक है। तो देखिए इंदू का इंदूर है तो चंद्रमा का क्या होगा? चूहा। नेक्स्ट 13 देखिए यहाँ पे है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 13 का होगा तीसरा, यानी अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। तो अंत्यानुप्रास अलंकार जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दुखी बना मंजू, ठीक है, मना ब्रजांगना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 14 है कि सच्चे देशभक्त सदा
अभिनंदनीय है इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्या है? गुणवाचक। तो देखिए वह शब्द जिसके किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, ठीक है, गंध, दोष, रंग, रूप आदि का बोध होता है, उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे लाल, सच्चे, झूठ, नया, पुराना, मासिक, दोपहर आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है कि तू डाल डाल में पात पात, इस लोकगीत का अर्थ क्या है? तो 15 का होगा तीसरा ऑप्शन, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ठीक है, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कहता है झेप खाना। ठीक है, झेप खाना। तो 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा झेप खाना, यानी तीसरा यानी लजा जाना। ठीक है, मुहावरा झेप खाना अर्थ है लजा जाना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नायनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नायनाभिराम। तो दूसरा नयन जोर अभिराम। नायनाभिराम का संधि विच्छेद होगा नयन जोर अभिराम। क्या होगा? नयन जोर अभिराम। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? यथास्थान में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में प्रथम पद का अव्यय होता है और प्रथम पद की प्रधानता होती है, जैसे यथा, भर, आदि। उदाहरण यथा स्थान, भर पेट, आजन्म, आजीवन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? 19 का होगा दो, निषेधवाचक वाक्य। तो जिन शब्दों से वाक्य में मना करने का बोध होता है ऐसे वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण पुस्तकालय में शोर मचाना मना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात करें तो 20 होगा कोमल का विलोम शब्द क्या है? 20 नंबर, कोमल का विलोम शब्द क्या है? तो तीसरा ऑप्शन कठोर। तो देखिए कोमल का विलोम होगा कठोर, विमल का होगा मलिन, मल का होगा विमल, कुटिल का होगा सरल। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो होगा ये होगा अब 21 है कि घ, ग, ड, ठ, त इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? ठीक है, इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? तो 21 का राइट आंसर होगा 3 यानी 2। तो देखिए अघोष वह ध्वनियाँ होती हैं जिनमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता है, जैसे क, ख, च, छ, त, थ, ट, ठ, प, फ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितने अघोष व्यंजन हैं? तो इसमें 2 हैं। ठीक है, अघोष वह ध्वनियाँ होती हैं जिनमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फर्स्ट तो मैं, करुणा में मैं प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए 23 कहता है जो कहा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो 23 का होगा तीसरा ऑप्शन अकथनीय। ठीक है, जो कहा न जा सके के लिए सही शब्द होगा अकथनीय। 24 नंबर देखिए, यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग होगा? 24 का फर्स्ट रीतिवाचक। तो ऐसी अविकारी शब्द जो हमें क्रिया होने की रीति या विधि के बारे में बताते हैं वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण यथासंभव दूसरों की मदद करें। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 25 का होगा तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में जो है आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 25 का बाद देखिए 26 है। 26 की क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? ठीक है, 26 में कौन सा जो है
जो है एक से अधिक उपसर्गों से बना है। ठीक है, तो एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द यदि देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको, देखिए 26 का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट पर्यावरण। तो पर्यावरण शब्द जो है परी जोर आ उपसर्ग से बना है। ठीक है, पर्यावरण परी जोर आ उपसर्ग से बना है। पर्यावरण यानी परी जोर आ जोर वरण, परी जोर आ जोर वरण। ठीक है, पर्यावरण। नेक्स्ट देखिए, कहता नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? 27 नीलकंठ शब्द में बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सा शब्द लाल शब्द का अर्थ नहीं है? तो 28 का होगा 3 चाबी। देखिए यहाँ सॉरी, कहता है इनमें से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है? तो चाबी। ताल शब्द का अर्थ है झील, तार का वृक्ष, संगीत का ताल। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का क्रिया विशेषण? 29 का 2 परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, आज मुझे बहुत काम है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात करें। तो 30 का राइट आंसर होगा तीसरा, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। सरल वाक्य में एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है। उदाहरण, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है पैसेज। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अब नेक्स्ट पैसेज की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा नेक्स्ट पैसेज जो होगा पैसेज नंबर 8। ठीक है, देखिए पैसेज 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें तो फर्स्ट जो है कहता कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सेटिस्फैक्शन। तो देखिए सेटिस्फैक्शन का जो है विलोम जो है नहीं है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन का विलोम जो है इसमें से कौन नहीं है? तो यहाँ देखें तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे देखिए सेटिस्फैक्शन का विलोम जो है कहता नहीं है, निगेटिव। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन यानी प्राइड। ठीक है, प्राइड की यदि बात करें, प्राइड का अर्थ होता है गर्व। ठीक है, प्राइड का अर्थ होता है गर्व, अभिमान। ठीक है, अन्य सभी शब्दों का अर्थ लगभग एक जैसा है। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन, कॉन्टेंटमेंट, ठीक है, फुलफिलमेंट, तो ये सब सही है। लेकिन यहाँ पे प्राइड देखिए अलग है, तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, I was pleasantly surprised by my exam results. In the above sentence, the underlined word pleasantly is an। तो देखिए दो का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्या होगा? एडवर्ब। तो देखिए PLEASANTLY, प्लीजेंटली जो है एडवर्ब होता है। ठीक है, प्लेजर का होता है प्लीज, प्लीजेंटली जो है प्लीजेंटली, प्लीजेंट का प्लीजेंट, प्लीजेंटली जो है नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा सॉरी प्लीजेंट जो है नाउन होगा, प्लीजेंटली यहाँ पे हो जाएगा आपको एडवर्ब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु वॉक्स इन वन स्लीप। तो देखिए यहाँ पे 3 का होगा तीसरा ऑप्शन, 3 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी सोमनैम्बुलिस्ट। ठीक है, सोमनैम्बुलिस्ट यानी वन हु वॉक्स इन वन स्लीप। तो देखिए एग्नोस्टिक यदि बात करें, एग्नोस्टिक मतलब होता है ईश्वर के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहने वाले। ठीक है, उसके बाद GROUSC इसका मतलब होता है शिकायत करना। क्या है? शिकायत करना। सोमनैम्बुलिस्ट मतलब नींद में चलने वाला। क्वेश्चन नंबर 4, के चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड लेटेंट। तो देखिए 4 का लेटेंट का अर्थ होता अंतर्निहित। क्या होता है? अंतर्निहित। और इसका एंटोनिम हो जाएगा ओबियस।
OBVIOUS, ओबियस। ठीक, हिडन मतलब होता छुपा हुआ। फोर बाइडिंग मतलब मना किया। ओबियस मतलब होता स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो 5 है कि चूज दी एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एट वंस विट्स एंड। तो 5 का होगा तीसरा, यानी टू बी सो वरीड बाय अ प्रॉब्लम डेट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होने वाला है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब देखिए, एट वंस विट्स एंड का अर्थ होता है क्या करें क्या नहीं करें। अतः टू बी सो वरीड बाय अ प्रॉब्लम डेट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज एबोलिश। एबोलिश, तो देखिए यहाँ पे यदि देखें 6 का जो है एबोलिश का होगा अप्रूव, सॉरी एबोलिश का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो एबोलिश जो है वर्ब है, इसका अर्थ होता है रद्द करना, रद्द करना, निरस्त करना। ठीक है, रद्द करना, निरस्त करना, यानी फॉर्मली पुट एन एंड टू बी अ सिस्टम, अ प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। कैंसिल, एंड, एलिमिनेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कैंसिल। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है अप्रूव यहाँ पे दे दिया गया है। एबोलिश का क्या है, तो एबोलिश का अर्थ होता है, एबोलिश वर्ब है, इसका मतलब होता है रद्द करना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता नाइदर मोहन नोर हिज डॉट वर प्रेजेंट इन दी मैरिज सेरेमनी। कहता सप्लाई करेक्ट नाउन। तो 7 का होगा सेकंड, फ्रेंड्स। तो जब नाइदर डॉट नॉर का प्रयोग हो तो कनेक्टिंग के रूप में, देखिए जब नाइदर हो तो नॉर का प्रयोग कनेक्टिंग के रूप में किया जाता है। तो वर्ब निकटतम सब्जेक्ट के पर्सन एवं नंबर के अनुसार होता है। चूँकि वर्ब वर जो है प्लुरल है, अतः प्लुरल नाउन यानी फ्रेंड्स का प्रयोग होगा। ठीक है, तो होगा नाइदर मोहन नोर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन दी मैरिज सेरेमनी, क्योंकि यहाँ पे वर लगा है। ठीक, तो दूसरा नेक्स्ट 8 है कि डॉट आई बिग्ड हिम नोट टू गो, ही डिसाइडेड टू गो। कहता है इंसर्ट करेक्ट कंजंक्शन। तो 8 का राइट आंसर देखिए क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन ऑल दाउ। ऑल दाउ के बावजूद जो है डिस्पाइट दी फैक्ट डैट, अतः यहाँ पे ऑल दाउ का प्रयोग होगा। ठीक है, ऑल दाउ आई बिग्ड हिम नोट टू गो, ही डिसाइडेड टू गो। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 से 11 तक का ध्यान को पढ़ना है। मार्क्स एंगेल्स साहित्य का निश्चित परियोजना मानते हैं, लेकिन साहित्य में उस सीधे व्यक्त करने के समर्थक नहीं है। ठीक है, मित्रा काउत्स्की को दिए पत्र में एंगेल्स ने लिखा है कि मैं यूँ प्रयोजनमुखी काव्य का कदापि विरोधी नहीं हूँ, परंतु मैं सोचता हूँ कि प्रयोजन को स्वयं परिस्थिति तथा क्रियाकलाप में अपने को व्यक्त करना चाहिए, विशेष रूप से लक्षित किए बिना, और लेखक अपने द्वारा का भावी ऐतिहासिक समाधान पाठक के सामने तैयार शुदा रूप से प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं है। एंगेल्स ने अन्यत्र लिखा है, लेखक के विचार जितने छुपे रहे कला की कृति उतनी ही अच्छी होती है। मैं जिस यथार्थवाद की बात कर रहा हूँ वह लेखक के दृष्टिकोण के बावजूद उभर सकता है। मार्गरेट हॉर्कनेस को 1888 में लिखे पत्र में उन्होंने यथार्थवाद के बारे में लिखा है, मेरी राय ने यथार्थवाद का अर्थ तफसील की सच्चाई का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एंगेल्स के अनुसार श्रेष्ठ कृति में क्या जरूरी है। एंगेल्स के अनुसार श्रेष्ठ कृति में क्या जरूरी है, तो विचार छिपे रहें। ठीक, नेक्स्ट
तफसील का अर्थ, तफसील का अर्थ जो है, तफसील का अर्थ है ब्यौरा। ठीक है, क्या है? ब्यौरा। तफसील का अर्थ है ब्यौरा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 है कि मार्क्स एंगल्स किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? मार्क्स एंगल्स किसे? तो यथार्थ चित्रण को। ठीक है, किसे मानते हैं? तो मार्क्स एंगल्स जो है यथार्थ चित्रण को अधिक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 है कि रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो 12 का होगा टू, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। कहता कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 13 का 3। ठीक है, क्या होगा? तो कंठ अल्पप्राण के अंतर्गत क, ग और ठीक है क गढ़ आते हैं। ठीक है, ख घ कंठ महाप्राण व्यंजन। 14 की यदि बात करें, कथा निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात करें। 14 का होगा तीसरा, तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। कहता दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म जो है ज्ञात कीजिए। परिणाम, परिमाण। तो 15 का होगा दूसरा, नतीजा, मात्रा। परिमाण, परिणाम, परिमाण, नतीजा, मात्रा। तो देखिए परिणाम मतलब नतीजा और परिमाण मतलब मात्रा। क्वेश्चन में देखिए 16। इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? अंधकार का पर्यायवाची है ध्वांत। ठीक है, अंधकार, ध्वांत, अंधेरा पर्यायवाची है। और धनंजय, अर्जुन, पार्थ। ठीक है, उसके बाद है कानन का होगा वन, जंगल, अरण्य, विपिन। अभ्र का होगा मेघ, बादल, जलद। क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए वाक्य में अव्यय का ज्ञात करें। छत पर पक्षी बैठे हैं। 17 का फर्स्ट होगा संबंध बोधक। वाक्य छत पर पक्षी बैठे हैं में संबंध बोधक जो है पर अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। इधर उधर की हाँकना। तो 18 का होगा बेकार की बातें करना। इधर उधर की हाँकना, बेकार की बातें करना। ठीक है, नेक्स्ट 19 है शांति का विलोम शब्द क्या है? 19 का होगा टू, युद्ध। शांति का विलोम शब्द होगा युद्ध। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 है, 20 की यदि आप बात करें तो देखिए UNDR अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या है? अंडर डेवलप्ड। तो तीसरा का राइट आंसर 20 का राइट आंसर होगा 3, अल्प विकसित। ठीक है, अंडर डेवलप्ड का हिंदी जो है ये होगा अल्प विकसित। ठीक है, बैकवर्डनेस का हिंदी होगा पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 21। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? 21 का तीसरा, कर्मधारी समास। ठीक है, तो कर्मधारी समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। उदाहरण नीलकमल। क्वेश्चन नंबर 22। उद्धव का लेन न माधव का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 22 का फर्स्ट, किसी से कोई वास्ता न रखना। उद्धव का लेन न माधव का देन अर्थ जो है किसी से कोई वास्ता न रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है कि जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 23 का राइट आंसर होगा तीसरा, 6 का अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, इसके 5 भेद है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, श्रुव्यानुप्रास एवं अंतानुप्रास, छेकानुप्रास। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है छेकानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखिए 24 है कि उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? तो तीसरा, परिमाणवाचक।
तो जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जिसे उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है। 25 है। 25 की यदि बात करें तो देखिए, कहता मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 25 का मात्राज्ञा, तो यन संधि। देखिए मात्राज्ञा 25 का होगा आपको तीसरा ऑप्शन, क्या होगा? मात्राज्ञा यानी मात्र जोर आज्ञा। ठीक है, मात्राज्ञा क्या होगा? मातृ जोर आज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट 26, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरव से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। में कौन सा छंद है? 26 का तो दूसरा। देखिए हरिगीतिका, हरिगीतिका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द आज से संबंध नहीं है? तो तीसरा कमल। तो कमल का संबंध जो है अज, कमल का संबंध जो है अज यानी अब से आज से नहीं है। अज के अर्थ है दशरथ के पिता का। ठीक है, दशरथ के पिता यानी नम, ब्रह्मा, बकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कहता आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? 28 का होगा अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरों को अर्थ स्पष्ट करता है। क्या था है? 99 के फेर में पड़ना। तो 99 के फेर में पड़ना यानी धन कमाने में लगा रहना। ठीक है, धन कमाने में लगा रहना। तीसरा देखिए 30 जो है, कहता है कि कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने तो काफिर बेपीर। में कौन सा अलंकार है? 30 का तीसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण, कबीरा सोई धीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने तो काफिर बेफिर। तो इसका राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन यमक अलंकार। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।